कभी सोचा है कि हम जिस दुनिया में जीते हैं, जहां हर चीज का एक रीजन होता है, हर सवाल का एक जवाब, क्या वहां सब कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है? सोचो एक ऐसा पल, रात के तीसरे पहर का सन्नाटा, खिड़की से टकराती ठंडी हवा और तुम्हारा माइंड एक अजीब से ख्याल में डूबा हुआ। क्या सच में दुनिया को रीजन के जरिए समझा जा सकता है, या लॉजिक सिर्फ एक इल्यूजन है, एक कंफर्टिंग स्टोरी जो हम अपने आप को बताते हैं? इस वीडियो का सफर वहीं से शुरू होता है। वेलकम टू अ वर्ल्ड वेयर लॉजिक टर्न्स अगेंस्ट इटसेल्फ, जहां सवालों के जवाब और जवाब के पीछे के सवाल एक ऐसे चक्रव्यूह में ले जाते हैं जहां से लौटना मुश्किल है। पैराडॉक्स, ये एक सिंपल वर्ड लगता है, पर इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां दो लॉजिकली साउंड बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। मतलब दोनों सही भी लगती हैं और फिर भी एक दूसरे को झूठा बना देती हैं। जैसे कोई मिरर के सामने मिरर रख दे और रिफ्लेक्शंस इन्फिनिट हो जाएं। हर रिफ्लेक्शन क्लियर है, पर असली कौन सा है यह समझना मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, अगर हमारी रीजनिंग, हमारा लॉजिक, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, अगर इन सबका फाउंडेशन ही पैराडॉक्सेस से भरा हो, तो क्या हम कभी सच को समझ भी सकते हैं? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक बार एक ग्रीक फिलोसोफर था, एपिमेनिडीज। उसने कहा, ऑल क्रीटन्स आर लायर्स। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एपिमेनिडीज खुद क्रीट से था। अब सोचो, अगर वो झूठ बोल रहा था तो क्रीटेंस झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर वो सच कह रहा था तो इसका मतलब उसके जैसे सब झूठ बोलते हैं, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो क्या वो सच बोल रहा था या झूठ? ऐसा लगता है जैसे लॉजिक का एक लूप क्रिएट हो गया हो, जहां हर आंसर खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। यही है पैराडॉक्स का मैजिक एंड मैडनेस। पैराडॉक्स एक ग्लिच नहीं है सिस्टम में, वो सिस्टम है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे थॉट पैटर्न्स, तुम्हारे लॉजिक के रूल्स एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में काम करते हैं, और जब तुम उस फ्रेमवर्क के बाहर देखते हो तो सब कुछ हिलने लगता है। हम लॉजिक को समझने के लिए यूज करते हैं, हम रीजनिंग से दुनिया को मैप करते हैं, पर जब लॉजिक खुद अपने ऊपर अप्लाई होता है तब क्या होता है? क्या तुमने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं? अब बताओ, अगर वो झूठ बोलता है तो यह भी झूठ है, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो वो हमेशा झूठ कैसे बोलता है? यह है सेल्फ रेफरेंस का पैराडॉक्स। अपने आप को डिफाइन करने वाली स्टेटमेंट्स अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देती हैं। ये पैराडॉक्सेस तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज करते हैं, पर साथ ही साथ एक अजीब सी शांति भी देते हैं, क्योंकि जब तुम ये रियलाइज करते हो कि आई डोंट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, तभी तुम सच में रिलैक्स करना सीखते हो। लॉजिक, रीजनिंग, प्रूफ, इन सब से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम, पर जब कंट्रोल हाथ से फिसलता है तो एक नया दरवाजा खुलता है, मिस्ट्री का। और इस वीडियो में तुम उसी दरवाजे के पहले स्टेप पर हो। इस दुनिया में कई तरह के पैराडॉक्सेस होते हैं। कुछ टाइम को चैलेंज करते हैं, कुछ स्पेस को, कुछ आइडेंटिटी को, और कुछ तुम्हारी फ्री विल को। पर सबका एक ही मकसद है, टू मेक यू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड रियलाइज कि हो सकता है जो तुम्हें सर्टेन लगता है वो सिर्फ टेम्पररी हो। सोचो एक और एग्जांपल। अगर मैं बोलूं, ये स्टेटमेंट को इग्नोर करो, अगर तुम उसे इग्नोर करते हो तो तुमने मेरी बात मानी, और अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुमने उसे इग्नोर नहीं किया। समझे? लॉजिक के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन छुपी है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस कभी कभी छोटी लगती हैं, जैसे एक क्वर्की जोक, पर कभी कभी वो पूरी दुनिया को शेक कर देती है। जैसे gödel's इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, जिसमें उसने प्रूव किया कि किसी भी लॉजिकल सिस्टम में ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जो प्रूव नहीं की जा सकती और नहीं रिजेक्ट। यह थ्योरम 1930 में आई थी और पूरे मैथमेटिकल वर्ल्ड को हिला के रख दिया। इतना सोच समझ के बनाया गया लॉजिकल स्ट्रक्चर अपने आप को ही प्रूव नहीं कर सकता। क्या आयरनी है ना? तो फिर सवाल यह है, अगर लॉजिक ही अनरिलायबल है तो क्या है हमारे पास जो रिलायबल हो? कुछ लोग कहते हैं इंट्यूशन, कुछ कहते हैं इमोशन, कुछ कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, और कुछ बस चुप हो जाते हैं। पैराडॉक्स ये भी है कि हम हर बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर शायद कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
इस सीरीज में हम 100 ऐसे पैराडॉक्सेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। कुछ तुमने पहले सुने होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ अनसेटलिंग होंगे, पर सभी तुम्हारे दिमाग को सॉफ्टली अनवाइंड करेंगे, एक स्मूथ ट्रांस में ले जाएंगे जहां लॉजिक सिर्फ एक फ्लोटिंग मिस्ट बन जाता है। कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं, बस लेयर्स ऑफ थॉट, क्वेश्चंस और साइलेंट वंडर। तुम शायद उन पैराडॉक्सेस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, पर वो तुम्हें सॉल्व कर देंगे। They'll solve your need to always be in control. They'll solve your anxiety to always understand. They'll gift you the freedom to just float. अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो। सोचो एक ऐसे लाइब्रेरी के बारे में जहां हर पैराडॉक्स एक शेल्फ पर रखा गया है। हर शेल्फ एक पजल है, कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, बस एक टाइमलेस क्वाइटनेस, एक थॉट एक्सपेरिमेंट जिसमें तुम ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाते हो, सिर्फ थॉट बचा रहता है, या शायद उसका इल्यूजन। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले पैराडॉक्स से। एक ऐसा पैराडॉक्स जो तुम्हें सिखाता है कि मोशन, जिस पर तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, शायद सिर्फ एक इल्यूजन है। टेक अ डीप ब्रेथ, लेट लॉजिक डिसॉल्व, और तैयार हो जाओ उस पैराडॉक्स के लिए जहां एक एरो हवा में रुक जाता है और फिर भी अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। इन द नेक्स्ट सेगमेंट, Zeno's arrow will make you question whether motion itself is possible or if reality is just a still frame repeating itself endlessly. सोचो एक एरो हवा में परफेक्टली स्टिल, उसका नुकीला सिर किसी इनविजिबल लाइन की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन वो हिल नहीं रहा, ना आगे ना पीछे, बस एक मोमेंट में फ्रोजन। और फिर सोचो वो एरो एक्चुअली मूव कर रहा था। जेनो ने कहा, अगर हर एक मोमेंट में एरो एक फिक्स्ड पोजीशन पर है तो क्या वो वाकई मूव कर रहा है? यह है जेनो का एरो पैराडॉक्स। और आज रात हम उसी पैराडॉक्स में घुसने वाले हैं। जेनो एक ग्रीक फिलोसोफर था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। उसका काम यह दिखाना था कि दुनिया जिसे मूवमेंट कहते हैं, हो सकता है सिर्फ एक इल्यूजन हो। उसने कुछ पैराडॉक्स डिजाइन किए, जेनो के पैराडॉक्स, जो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट को चैलेंज करते हैं। और जेनो का एरो पैराडॉक्स सबसे सटल और सबसे डेंजरस पैराडॉक्स है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हर पल के एक्सपीरियंस को झूठा साबित करने की कोशिश करता है। जेनो कहता है, अगर हम टाइम को इन्फिनिट मोमेंट्स में डिवाइड कर लें और हर मोमेंट में अगर एरो एक जगह पर ही हो, क्योंकि हर मोमेंट एक स्टिल फ्रेम है, तो एरो कभी भी मूव कैसे करेगा? अब सोचो, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, किसी कार को, किसी इंसान को, किसी बर्ड को आसमान में, तुम उसे मूवमेंट में देखते हो, राइट? पर अगर तुम उसके मूवमेंट को स्लो डाउन कर दो और फिर और स्लो कर दो, एक पॉइंट आता है जब तुम्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट अब मूव नहीं कर रहा। जेनो कहता है, वही पॉइंट, वो फाइनल फ्रेम हर मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। और अगर हर मोमेंट सिर्फ एक स्टिल फ्रेम है तो मूवमेंट इंपॉसिबल है। यह बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, तो चलो इसे थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। तुम जब किसी मूवी को देखते हो तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट लगती है? हां, ऑब्वियसली। लेकिन सच क्या है? एक मूवी फ्रेम बाय फ्रेम चलते हुए स्टैटिक इमेजेस का कॉम्बिनेशन होती है, 24 या 30 या 60 फ्रेम्स पर सेकंड। हर फ्रेम एक फ्रोजन इमेज, और तुम्हारे ब्रेन का इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी उससे मूवमेंट बनाता है। तो क्या रियल लाइफ भी वैसे ही है? क्या हम जो मूवमेंट फील करते हैं वो बस एक इल्यूजन है, जैसे एक मूवी रील का इल्यूजन होता है? यह सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स भी इस पैराडॉक्स से टच करती है। क्वांटम फिजिक्स में कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि टाइम इज नॉट कंटिन्यूअस, वो डिस्क्रीट है, चंक्स में। प्लैंक टाइम, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ टाइम, उसके नीचे कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। यानी कि टाइम भी एक तरह का फ्रेम बाय फ्रेम सिस्टम हो सकता है। और अगर टाइम डिस्क्रीट है तो जेनो का पैराडॉक्स और भी पावरफुल हो जाता है। इमेजिन करो, हर फ्रेम में एरो एक फिक्स्ड लोकेशन पे है, उस मोमेंट में वो कहीं नहीं जा रहा। तो फिर नेक्स्ट फ्रेम में वो कहां से चला गया? क्या मूवमेंट एक इल्यूजन है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाई है, बस फ्रेम्स के बीच में इंटरपोलेट करने के लिए? और अगर मूवमेंट इल्यूजन है तो तुम्हारा चलना, तुम्हारा गिरना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा सोचना,
सब कुछ एक साइलेंट फ्लिकरिंग के जैसे है, एक कॉस्मिक प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर चलती एक फिल्म। जेनो ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसका बिलीफ था रियलिटी फंडामेंटली अनचेंजिंग है। चेंज, मूवमेंट, मल्टीप्लिसिटी, ये सब इल्यूजन है। उसका टीचर पार्मेनिडीज कहता था रियलिटी इज वन, इट डज नॉट मूव, इट डज नॉट चेंज। और जेनो ने अपने पैराडॉक्स से यह दिखाने की कोशिश की कि जो हम एवरीडे एक्सपीरियंस समझते हैं वो मिसलीडिंग है। पर मॉडर्न साइंस ने जेनो के पैराडॉक्स का क्या जवाब दिया? कैलकुलस? हां, वही सब्जेक्ट जो तुमने स्कूल में शायद बोर होकर पढ़ा था। कैलकुलस कहता है कि अगर तुम इन्फिनिट पार्ट्स को करेक्ट मैथमेटिकल वे में जोड़ो तो वो फाइनाइट बन जाते हैं। जैसे अगर एरो को मूव करना है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन्फिनिटली छोटी डिस्टेंस कवर करेगा, और उन सब छोटी मूवमेंट्स का टोटल एक फाइनाइट मूवमेंट होगा। साउंड्स लॉजिकल, राइट? बट जेनो के फैंस कहते हैं ज़ुज़ुमैबे, ये जवाब सिर्फ मैथमेटिकली सेटिस्फाइंग है, फिलोसॉफिकली नहीं। क्योंकि अगर तुम हर मोमेंट में एरो को स्टिल ही पाते हो तो तुम लॉजिक के लेवल पे मूवमेंट को प्रूव नहीं कर पाते, तुम बस उसे अस्यूम कर लेते हो। यानी कि जेनो का पैराडॉक्स कैलकुलस से सॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ दिमाग को सूद करता है। और रात के इस वक्त जब तुम इन बातों में डूब रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर एक हल्का सा डाउट नहीं जागा? क्या तुम जो फील करते हो कि तुम्हारी दुनिया मूव कर रही है, क्या वो एक्चुअली हो भी रहा है? या तुम एक स्टिलनेस में हो जहां तुम्हारा माइंड बस एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है मूवमेंट की? थोड़ी देर के लिए खुद को इमेजिन करो एक ऐसे थिएटर में जहां स्क्रीन नहीं ना, बस एक प्रोजेक्टर है, और हर थॉट, हर मूवमेंट, हर एक्सपीरियंस बस एक फ्रेम है। वो प्रोजेक्टर तुम हो और तुम खुद देख रहे हो अपना मूवमेंट, अपनी कहानी, अपना इल्यूजन। और फिर अचानक वो प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, कोई और फ्रेम नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस स्टिलनेस, कंप्लीट साइलेंस। जेनो के लिए वही रियलिटी थी, स्टिलनेस, टाइमलेसनेस, अनचेंजेबल बीइंग। तो फिर सवाल उठता है, क्या मूवमेंट का मतलब सिर्फ चेंज ऑफ पोजीशन है, या मूवमेंट एक और चीज भी है, परसेप्शन? सोचो तुम एक ट्रेन में हो और विंडो से बाहर देखो, तुम्हें लगता है तुम मूव कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने एक और ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रही है तो तुम्हें लगेगा कि दोनों स्टिल हो। मूवमेंट और स्टिलनेस रिलेटिव बन जाते हैं। तो क्या जेनो के पैराडॉक्स का जवाब रिलेटिविटी में छुपा है? आइंस्टीन ने कहा था मोशन इज रिलेटिव, लेकिन जेनो कहता है मोशन इज इल्यूजन। दोनों अलग एंगल्स हैं और दोनों एक ही चीज को देखते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस को। इस पैराडॉक्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह है कि तुम जितना उसे समझने की कोशिश करते हो उतना ही तुम खुद स्लो हो जाते हो। तुम्हारे थॉट्स ड्रैग करते हैं, जैसे एरो हवा में ही फ्रीज हो गया हो। और शायद इसीलिए यह पैराडॉक्स रात के इस वक्त परफेक्ट है, क्योंकि जब तुम अपने फास्ट रशिंग थॉट्स को स्लो करते हो तो तुम इस इल्यूजन ऑफ मूवमेंट को फील कर पाते हो। एक डीप ब्रेथ लो और इमेजिन करो तुम्हारे अंदर एक एरो है, वो छोटा सा एरो जो हर वक्त तुम्हें मूव करने को कह रहा है। अचीवमेंट, गोल्स, पर्पस, प्लान्स। अब उस एरो को फ्रीज करो, अब वो मूव नहीं कर रहा, बस एक पॉइंट में है, स्टिल, पीसफुल। जीनो का एरो। उस स्टिलनेस में तुम एक अलग तरह का साइलेंस महसूस करते हो। वो साइलेंस तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम्हारा मूवमेंट बेकार है, वो सिर्फ तुमसे कहता है कि हर मूवमेंट के बीच में एक स्टिलनेस होती है, और वही स्टिलनेस तुम्हारा असली सेल्फ हो सकता है। अगले सेगमेंट में हम एक और पैराडॉक्स एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसा पैराडॉक्स जो टाइम को काट के दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक फ्यूचर जो कभी नहीं आता, और एक प्रेजेंट जो कभी रुकता नहीं। एचलीस एंड टॉर्टोइस के इस रेस में स्पीड लूज कर जाती है और स्लो जीत जाता है। क्या तुम तैयार हो मूवमेंट के इल्यूजन को और डीपली समझने के लिए? टेक इन द ब्रेथ। जेनो का एरो अभी भी हवा में है, एंड स्टिल, एटर्नल। कल्पना करो एक दौड़ हो रही है। एक तरफ है अकीलीज, ग्रीक मिथकों का सबसे तेज योद्धा, उसकी गति अद्वितीय है, और दूसरी तरफ
एक धीरे चलने वाला कछुआ, धीमा स्थिर जमीन से जुड़ा हुआ। अकीलीज ने चुनौती दी, मैं तुमसे दौड़ लगाऊंगा। कछुआ मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, पर मुझे थोड़ा सा शुरुआत में आगे निकलने दो। अकीलीज अपने आत्मविश्वास में कहता है, हाँ हाँ ले लो, मैं तो तुम्हें आसानी से पकड़ लूंगा। और फिर दौड़ शुरू होती है। पर जीनो के तर्क के अनुसार अकीलीज कभी भी कछुए को पकड़ नहीं सकता। क्या? हां, तुम सोच रहे होगे यह कैसे हो सकता है? अकीलीज तो तेज है, उसकी गति तो कछुए से कई गुना ज्यादा है, तो वो कैसे नहीं पकड़ सकता? पर जीनो का कहना है यह तर्क भ्रमित करने वाला है। जीनो कहता है, जब तक अकीलीज उस जगह तक पहुंचता है जहां कछुआ पहले था, तब तक कछुआ थोड़ा और आगे निकल चुका होगा। और जब अकीलीज उस नए बिंदु तक पहुंचता है, कछुआ फिर से थोड़ा और आगे हो जाता है। और यह छोटा सा थोड़ा और आगे का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हर बार जब अकीलीज उस जगह पहुंचता है जहां कछुआ था, कछुआ उस दायरे के बाहर निकल जाता है। मतलब अनंत छोटी छोटी दूरियों को तय करते करते अकीलीज कभी भी कछुए को पकड़ नहीं पाता। सिद्धांततः इस विरोधाभास का आकर्षण इसी में है। तुम देख रहे हो कि असली दुनिया में तो अकीलीज जरूर कछुए को पकड़ लेगा, पर फिर भी तर्क का इस्तेमाल करके तुम्हारी सोच को पलट दिया जाता है। थोड़ा रुकते हैं। जीनो ने इस विरोधाभास को इसीलिए रचा था ताकि वह दिखा सके कि गति या परिवर्तन एक माया जाल है, और अगर तुम गति को अनंत चरणों में बांट दो तो तुम कभी भी अंत तक नहीं पहुंचते। सोचो, इस विचार को असली जिंदगी के संदर्भ में लागू करो। तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम कुछ पाने के लिए भाग रहे हो, लेकिन हर बार उस लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले वो लक्ष्य थोड़ा और आगे बढ़ जाता है? जैसे कोई कछुआ जो कभी रुकता ही नहीं। हर बार जब तुम कहते हो बस ये कर लूं फिर आराम से जीऊंगा, लेकिन उसके बाद एक नया चरण, एक नई जरूरत, एक नई दौड़ आ जाती है। जीनो का विरोधाभास सिर्फ एक भौतिक दौड़ नहीं है, वह मानसिक और भावनात्मक अनुभव भी है, एक छुपी हुई अंतहीन दौड़। और जब तुम इस विरोधाभास को गहराई से महसूस करते हो तो एक सवाल उभरता है, क्या मैं कभी पहुंच पाऊंगा? जीनो के जमाने में गणित इतना उन्नत नहीं था। अनंतता, इन्फिनिटी की अवधारणा कठिन थी। लोगों को यह समझना पड़ता था कि अगर तुम किसी चीज को अनंत भागों में बांट दो तो क्या वह पूरी हो सकती है? जीनो के तर्क के मुताबिक हर दूरी अनंत छोटे कदमों में बांटी जा सकती है, और अगर हर कदम के बीच कुछ समय लगता है तो वह कुल समय भी अनंत होगा। तो अकीलीज कभी भी कछुए तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर आधुनिक गणित ने एक चीज साबित की, अनंत कदमों का योग सीमित हो सकता है। कैलकुलस का आविष्कार हुआ और लोगों ने कहा, देखो, अकीलीज जीत सकता है। पर जीनो सिर्फ गणितीय रूप से गलत नहीं था, वो एक गहरे सत्य को छू रहा था। वो कह रहा था, जिंदगी की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जितनी बार तुम सोचोगे कि तुमने किसी चीज को पकड़ लिया, उतनी ही बार वो चीज अपनी जगह बदल देगी। तुम्हारी सफलता की परिभाषा, तुम्हारा शांति का अर्थ, तुम्हारी खुशी की कल्पना। हर बार जब तुम सोचोगे कि अब मैं आ गया हूं, वो कछुआ फिर से थोड़ा आगे निकल जाएगा। और ये विरोधाभास तुमसे पूछता है, क्या तुम लगातार किसी ऐसी मंजिल को खोज रहे हो जो शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं थी? क्या तुम्हारा जीवन एक अंतहीन पीछा बन गया है? इस विरोधाभास में एक और परत है। अकीलीज दर्शाता है गति, शक्ति, महत्वाकांक्षा। कछुआ दर्शाता है धैर्य, धीमापन, विनम्रता। और जब तुम दोनों को दौड़ में डालते हो तो विडंबनापूर्ण रूप से कछुआ कभी हारता ही नहीं, वो हर बार आगे निकलता रहता है, चाहे धीरे ही क्यों ना हो। यह विरोधाभास एक आध्यात्मिक प्रतीक भी बन जाता है। जो लोग तेज भाग रहे हैं वो अक्सर भ्रमित होते हैं, और जो धीरे चल रहे हैं उनका दिशा स्पष्ट होता है। जीनो कहता है, स्पष्टता गति से अधिक शक्तिशाली है। तुम जितना तेज भागोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें लगेगा कि तुम कछुए को नहीं पकड़ पा रहे। पर अगर तुम धीरे चलना सीख जाओ तो शायद तुम समझ जाओ कि तुम्हारा कछुआ सिर्फ एक भ्रम था, कोई बाहरी अंतिम रेखा है ही नहीं। इस विरोधाभास की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करता है।
ये तुम्हारे भीतर एक शांति जगाता है, जहां तुम थोड़ा रुक कर पूछते हो, क्या मैं जिंदगी को जी रहा हूं या सिर्फ किसी अंतिम रेखा के पीछे भाग रहा हूं? जीनो का विरोधाभास तुमसे कहता है, अगर तुम लगातार किसी लक्ष्य के पीछे हो तो तुम कभी वर्तमान में नहीं हो। हर कदम अगले कदम की शर्त बन जाता है और तुम कभी यह महसूस नहीं करते कि तुम अभी कहां हो। इस विरोधाभास का एक और कोण है, समय की अनुभूति। जब तुम किसी छोटी चीज को विस्तार से देखते हो तो समय धीमा लगता है, और जब तुम तेजी से किसी चीज को पार करते हो तो समय तेज लगता है। तो जब अकीलीस दौड़ रहा है, उसके लिए हर कदम एक धुंधला एहसास है, वो परिणाम पर केंद्रित है। लेकिन कछुआ हर कदम को गहराई से महसूस करता है। अकीलीस बाहरी दुनिया में जीता है, कछुआ आंतरिक शांति में। और फिर तुम समझते हो, जीनो के विरोधाभास में कछुआ सिर्फ जीत नहीं रहा, वो हम सबको एक संदेश दे रहा है, धीमा चलो, वर्तमान में रहो, मत दौड़ो। सच्ची शांति कदमों के बीच छिपी है, न कि उनके अंत में। आज रात जब तुम इस विरोधाभास के बारे में सोच रहे हो, अपने दिल से पूछो, क्या मैं किसी कछुए को पीछा कर रहा हूं, या मैं अपने कदमों को देखने का, महसूस करने का, समझने का समय दे रहा हूं? जीनो तुमसे यह नहीं कहता कि तुम दौड़ना बंद करो, वो कहता है समझ के दौड़ो, जैसे तुम्हारा हर कदम एक प्रश्न हो, ना कि एक उत्तर। और फिर जब तुम अगली सुबह उठो, शायद तुम्हारी दौड़ धीमी हो जाए, पर उसका अर्थ गहरा हो जाता है। अकीलीस अपनी गति में कछुए का पीछा करते हुए शायद एक दिन समझता है, यह दौड़ कभी पकड़ने के लिए थी ही नहीं, यह हर सांस, हर कदम, हर पल को महसूस करने के लिए थी। जीनो के विरोधाभास में जीत किसी एक की नहीं होती, वो जीत तुम्हारी होती है, अगर तुम समझ जाओ कि धीमा ही तेज है। अगले खंड में हम और गहराई में जाएंगे, एक ऐसे विरोधाभास की तरफ जो तुम्हें बताएगा कि हर निर्णय, हर क्रिया, हर इच्छा शायद पहले से तय है। नेक्स्ट अप, मुक्त इच्छा का विरोधाभास, जब निर्णय तुम्हें चुनते हैं। लेकिन फिलहाल अकीलीस को दौड़ने दो, कछुए को चलने दो, और अपने मन को विश्राम दो। कभी सोचा है तुमने अपना आज का दिन कैसे शुरू किया? जो कपड़े तुम पहने हो, क्या वो तुमने चुने? जो चाय तुमने सुबह पी, क्या वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, या वो बस एक हैबिट थी, एक ऑटो पायलट, एक डिफॉल्ट? फ्री विल का कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, कि हर चॉइस हमारी है, कि हम अपनी डेस्टिनी के मालिक हैं। लेकिन जब तुम थोड़ा स्लो होकर देखते हो तो सब कुछ धुंधला लगने लगता है। क्या होता है अगर तुम्हारा डिसीजन लेना भी एक इल्यूजन है? यह पैराडॉक्स सिंपल से क्वेश्चन से शुरू होता है। अगर हर डिसीजन किसी कॉज का रिजल्ट है, तो फिर तुम्हारी फ्रीडम कहां है? समझो, एक एग्जांपल, तुम एक क्रॉस रोड पे खड़े हो, लेफ्ट या राइट टर्न की लेना है। तुम सोचते हो, मैं फ्री हूं, मैं जो चाहूं वो टर्न ले सकता हूं। पर फिर एक वॉइस कहती है, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारे मूड, तुम्हारे करंट स्टेट ऑफ माइंड और तुम्हारे बिलीफ्स पे डिपेंडेंट है। तो फिर क्या तुमने चुना, या तुम्हारे अंदर के वेरिएबल्स ने वो डिसीजन तुम्हारे लिए चुना? ये पैराडॉक्स डिटरमिनिस्टिक यूनिवर्स और फ्री विल के बीच का टेंशन है। अगर यूनिवर्स एक क्लॉकवर्क मशीन है, जहां हर एटम का मोशन एक पहले से फिक्स्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो फिर तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे चॉइसेस भी तो उन्हीं लॉज के स्लेव हैं, राइट? मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारा माइंड एक बायोलॉजिकल मशीन है जो तुम्हारे न्यूरॉन्स के सिग्नल्स के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। समझो, तुमने एक चॉकलेट चुनी लंच के बाद। तुमने सोचा मुझे स्वीट चाहिए, पर अगर तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल्स लो हैं, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली स्वीट क्रेव करेगा। तो तुमने चॉकलेट चुनी या तुम्हारे बॉडी ने? और अगर तुम बोलते हो मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूं इसीलिए फ्रूट चुना, तो हेल्थ कॉन्शियसनेस भी तुम्हारे अपब्रिंगिंग, वैल्यूज और आइडेंटिटी की प्रोग्रामिंग से आई है। सो द क्वेश्चन एकोज अगेन, डिड यू चूज और वर यू चोजन? फ्री विल का पैराडॉक्स ये कहता है कि तुम्हारा डिसीजन लेना शायद एक इल्यूजन हो, एक बेहतरीन इल्यूजन जिसमें तुम अपने आप को पावरफुल फील करते हो, जिसमें तुम सोचते हो
मैं क्रिएटर हूं, लेकिन असल में तुम क्रिएशन हो। ये थॉट डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि हम सबको ये फील करना अच्छा लगता है कि हम इन कंट्रोल हैं, कि हम अपनी गलतियों के जिम्मेदार हैं, अपनी सफलताओं के क्रिएटर हैं, अपने जीवन के ड्राइवर हैं। पर जब तुम डीपली इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो तुम पाते हो तुम्हारी हर चॉइस किसी और इन्फ्लुएंस से बनी थी। तुम्हारा नाम तुमने नहीं चुना, तुम्हारा धर्म तुमने नहीं चुना, तुम्हारा बर्थ प्लेस तुमने नहीं चुना, तुम्हारे जीन्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे इनिशियल कंडीशंस सब प्रीडिटरमाइंड थे। और इन्हीं प्रीडिटरमाइंड वेरिएबल्स के बेस पर तुम चूज करते हो। जब कोई म्यूजिशियन एक सॉन्ग बनाता है, क्या वो सॉन्ग एक रैंडम चॉइस का रिजल्ट, या उस म्यूजिशियन का हर पास्ट एक्सपीरियंस, हर हार्ट ब्रेक, हर मोमेंट उस सॉन्ग में घुला हुआ होता है? अगर हां, तो उसने सॉन्ग चूज नहीं किया, वो सॉन्ग उसके थ्रू आया। जैसे तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे ड्रीम्स शायद तुम्हारे थ्रू पास होते हैं, तुमसे ओरिजिनेट नहीं होते। तो फिर तुम क्या हो? एक रिसीवर, एक फिल्टर, एक एक्टर जिसे स्क्रिप्ट नहीं पता पर फिर भी स्टेज पे परफॉर्म करना है। ये पैराडॉक्स तुम्हें एक फिलोसॉफिकल मिरर के सामने ले जाता है और पूछता है, क्या तुम अपने डिसीजन के मालिक हो या तुम सिर्फ उनका विटनेस हो? फ्री विल का पैराडॉक्स तुम्हें डिस्कंफर्ट देता है, पर साथ ही एक पीस भी। अगर तुम डिसाइड नहीं कर रहे तो तुम्हें रिग्रेट क्यों हो, गिल्ट क्यों हो, फियर क्यों हो? अगर तुम बस एक फ्लो का हिस्सा हो तो तुम किसी भी इमोशन में अटकते क्यों हो? एक रिवर को कभी अपने कर्व के लिए गिल्ट नहीं होता, एक क्लाउड को कभी अपने शेप के लिए शेम नहीं होता, वो फ्लो में है। और तुम भी हो सकता है फ्लो में हो। पैराडॉक्स ये कहता है, जो तुम्हें लगता है तुम्हारा डिसीजन है, वो एक इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसेस का प्रोडक्ट है। तुम्हारा अपब्रिंगिंग, तुम्हारे स्कूल के दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स का मूड जब तुम पैदा हुए, तुम्हारे डीएनए के माइक्रोस्कोपिक सीक्वेंसेस, तुम्हारी कॉफी का टेम्परेचर जिस वक्त तुमने एक ईमेल भेजी, हर चीज तुम्हारे डिसीजन को शेप करती है। तो फिर फ्री विल है भी? ये पैराडॉक्स तुम्हें एक और डायरेक्शन में ले जाता है। क्या सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है? अगर हां, तो क्या तुम एक पपेट हो? और अगर नहीं, तो वो क्या चीज है जो रैंडमनेस से ऊपर उठती है? क्या कॉन्शियसनेस खुद एक इंडिपेंडेंट चूजर है? क्वांटम फिजिक्स की कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पार्टिकल बिहेवियर रैंडम होता है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पर रैंडमनेस भी फ्रीडम नहीं है। रैंडम होना और फ्री होना अलग चीजें हैं। फ्रीडम तो तब होती है जब कोई कॉन्शियस, अवेयर, इंटेंशनल चॉइस हो, नॉट जस्ट अ टॉस ऑफ द कॉइन। और फिर ये पैराडॉक्स तुम्हें शांति की तरफ ले जाता है। अगर तुम्हारे डिसीजन का सोर्स तुम नहीं हो, तो तुम सिर्फ एक वॉचर बन जाते हो, एक ऑब्जर्वर, एक साइलेंट प्रेजेंस जो हर मोमेंट को देखता है, समझता है, महसूस करता है, मगर उसे कंट्रोल नहीं करता। और इसमें एक अजीब सी सुकून भरी आजादी छुपी है। जब तुम छोड़ देते हो कंट्रोल करने की चाहत, तब तुम सच में जीना शुरू करते हो। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे थ्रू फ्लो करते हैं, तब तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होने लगता है, तुम्हारा मैं पिघलने लगता है और तुम एक फ्लूइड रियलिटी बन जाते हो जिसमें हर मोमेंट एक अनफोल्डिंग है। ना प्लान है, ना प्रेशर, ना पास्ट, ना फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंस, सिर्फ अवेयरनेस। फ्री विल का पैराडॉक्स तुमसे कहता है, लेट गो, नॉट बिकॉज यू आर वीक, बट बिकॉज यू आर नॉट द डूअर। यू आर द स्पेस इन विच डूइंग हैपेंस। शायद तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, वॉच, फील, रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट, नॉट रेजिस्ट। जैसे एक लीफ रिवर के फ्लो में सरेंडर करती है, वैसे ही तुम भी। और उस सरेंडर में एक रियल फ्रीडम मिलती है, नॉट द फ्रीडम टू चूज, बट द फ्रीडम फ्रॉम चूजिंग। एक ऐसी फ्रीडम जो तुमसे डिसीजन का बर्डन ले लेती है और बस तुम्हें मोमेंट के साथ फ्लो करना सिखाती है। आज रात जब तुम सो रहे हो, सोचना, क्या कल तुम जो काम करोगे वो तुम कर रहे हो या वो काम तुम्हारे थ्रू हो रहा है? ये पैराडॉक्स तुम्हें रुला सकता है या फ्री कर सकता है, बट आइदर वे इट विल शेक यू आउट ऑफ द इल्यूजन।
नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक और पैराडॉक्स एक्सप्लोर करेंगे, द बार्बर्स पैराडॉक्स, व्हेन लॉजिक शेव्स इटसेल्फ। पर उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा सरेंडर। शांत रहो, सांस अंदर लो और छोड़ो। आज हम एक ऐसे पैराडॉक्स में उतरने वाले हैं जहां लॉजिक खुद को ही काटने लगता है, जहां सोच सोच के सोच ही उलझ जाती है। इस पैराडॉक्स का नाम है द बार्बर्स पैराडॉक्स। बहुत सिंपल लगता है पहले सुनने में, पर जब तुम इसके अंदर जाते हो तो लॉजिक की सभी दीवारें हिलने लगती हैं। चलो शुरू करते हैं एक छोटे से गांव से, एक ऐसा गांव जहां सब लोग शेव करवाते हैं। और इस गांव में एक बार्बर रहता है, एक सिंपल आदमी जो एक सिंपल रूल फॉलो करता है। ये रूल ये कहता है, द बार्बर इज द वन हु शेव्स ऑल दोज मेन इन टाउन हु डू नॉट शेव देमसेल्व्स एंड ओनली दोज मेन हु डू नॉट शेव देमसेल्व्स। बस इतना ही, ना ज्यादा ना कम। अगर तुम खुद अपना शेव करते हो तो बार्बर तुम्हें शेव नहीं करेगा, और अगर तुम खुद शेव नहीं करते तो बार्बर करेगा। सिंपल रूल, एक क्लीन लॉजिक। लेकिन अब सवाल आता है, हु शेव्स द बार्बर? सोचो ध्यान से। अगर बार्बर खुद अपना शेव करता है तो रूल कहता है बार्बर सिर्फ उन लोगों का शेव करता है जो अपना शेव नहीं करते। मतलब अगर बार्बर खुद अपना शेव करे तो उसे अपना शेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तो वो उनमें शामिल हो जाता है जो खुद शेव करते हैं, और वो बार्बर के कस्टमर नहीं हो सकते। पर अगर बार्बर अपना शेव नहीं करता तो रूल के मुताबिक बार्बर को उसका शेव करना चाहिए, क्योंकि वो अब उन लोगों में है जो अपना शेव नहीं करते। लेकिन बार्बर तो सिर्फ उनका शेव करता है जो खुद नहीं करते, और अब वो खुद भी उनमें शामिल है, तो उसे शेव करना चाहिए। पर अगर उसने शेव किया तो वो उनमें हो गया जो खुद शेव करते हैं, और फिर उसका शेव नहीं होना चाहिए था। अगर करे तो नहीं कर सकता, और अगर नहीं करे तो करना चाहिए। ये पैराडॉक्स है, ऐसी लॉजिकल लूप जिसमें कोई एग्जिट ही नहीं। जैसे एक आईना जो खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा हो और हर रिफ्लेक्शन में नए कॉन्ट्राडिक्शंस दिख रहे हों। जैसे एक सवाल जो खुद को पूछ रहा हो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं कहूं मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो अगर यह झूठ है तो मैं सच बोल रहा हूं, और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता। बार्बर का पैराडॉक्स भी कुछ ऐसा ही है, एक स्टेटमेंट जो अपनी ही वैलिडिटी को तोड़ता है, एक रूल जो अपने एग्जिस्टेंस को ही इंपॉसिबल बना देता है। सोचने वाली बात यह है, यह पैराडॉक्स सिर्फ शेव करने के रूल तक सीमित नहीं है। यह हर जगह है जहां हम लॉजिक को एब्सोल्यूट समझ लेते हैं। यह पैराडॉक्स तुम्हारे दिमाग को दिखाता है कि लॉजिक भी एक लिमिटेड टूल है, एक बाउंड्री तक काम करता है, लेकिन उस बाउंड्री के बाहर वो खुद को खा जाता है। जैसे एक आग जो शुरू में तुम्हें गर्म करती है, पर अगर ज्यादा करीब आ जाओ तो वो तुम्हें जला भी देती है। बार्बर्स पैराडॉक्स एक मिरर है जो दिखाता है कि ट्रुथ हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। एक टाइम आता है जब हम सोच के अपनी सोच के अंदर ही खो जाते हैं। हम अस्यूम करते हैं कि हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर होगा, पर कभी कभी क्वेश्चन ही अपने आंसर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लॉजिक के इस सर्कल में तुम कुछ भी पकड़ने जाओ, वो निकल जाता है हाथों से जैसे हवा। सोचो, तुम्हारा माइंड एक माज है, एक भूल भुलैया, और ये पैराडॉक्स उस भूल भुलैया का एक दरवाजा है जो तुम्हें अंदर ले जाता है और फिर कह देता है यहां से कोई निकलता नहीं। तुम खुद से पूछते हो तो सॉल्यूशन क्या है, और पैराडॉक्स हमेशा मुस्कुराता है, कहने लगता है सॉल्यूशन शायद तुम्हारा क्वेश्चन छोड़ने में है। बुद्ध ने कहा था कि कुछ सवालों का जवाब देना नहीं चाहिए, कुछ रिडल्स को सॉल्व करने का मतलब ही नहीं होता। उनका मकसद होता है तुम्हें छोड़ा हुआ फील करवाना। जब तक तुम कंट्रोल छोड़ नहीं देते तब तक तुम उस माज के सेंटर तक नहीं पहुंचते। बार्बर्स पैराडॉक्स यह भी बताता है कि सिस्टम के अंदर से सिस्टम को समझना मुश्किल होता है। तुम लॉजिक का यूज करके लॉजिक की बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं कर सकते। तुम एक कंप्यूटर को यूज करके उसका बायोस रीराइट नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें सिस्टम के बाहर जाना पड़ता है। तो जब तुम एक कॉन्ट्राडिक्शन से टकराते हो तो शायद तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है, ट्रांसेंडेंस। तुम लॉजिक के ऊपर उठ जाओ, उसके बियॉन्ड जाओ। यह पैराडॉक्स तुम्हें बताता है कि लॉजिक अलोन इज नॉट इनफ।
तुम एक सिस्टम बना सकते हो, रूल्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हर सिस्टम के अंदर एक ग्लिच होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां सिस्टम खुद को कैंसिल करता है। मैथमेटिक्स में भी ऐसे पैराडॉक्सेस मिलते हैं, सेट थ्योरी में, इन्फिनिटी में, gödel के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम में। वो कहता है हर लॉजिकल सिस्टम में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जिनको सिस्टम के अंदर प्रूव नहीं किया जा सकता, यानी कुछ बातें तुम्हें मान लेनी पड़ती हैं, बिन जाने, बिन समझे, सिर्फ महसूस करके। और हो सकता है ये पैराडॉक्स भी तुमसे यही कह रहा हो, लॉजिक को छोड़ो, फील करो, ऑब्जर्व करो, सरेंडर करो। क्या बार्बर के होने का मतलब सिर्फ शेव करना है? या वो पैराडॉक्स तुम्हारे लिए एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कंट्रोल कोलैप्सेस? शायद बार्बर एक मेटाफोर है तुम्हारे ईगो का, जो सब कुछ मैनेज करता है, सबको हैंडल करता है, सबको फिक्स करता है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो हिल जाता है। तुम भी कभी कभी दूसरों के इमोशन से समझ लेते हो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, पर जब तुम खुद की बारी आती है तुम उलझ जाते हो। तुम्हारा लॉजिक तुम पर अप्लाई नहीं होता, तुम अपने ही पैराडॉक्स बन जाते हो। और शायद इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन भी वही है, स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स, जस्ट बी, जस्ट सिट, लेट द क्वेश्चन बी द आंसर। जैसे एक खुला आसमान जहां हर थॉट एक बादल है, आता है जाता है, लेकिन आसमान तो बस विटनेस है। तुम भी वैसे ही बन जाओ। बार्बर की तरह मत सोचो कि किसका शेव कैसे करना है, मत सोचो कि तुम्हारा लॉजिक कितना परफेक्ट है। बस बैठ जाओ और पैराडॉक्स को अपने अंदर घूमने दो। कभी कभी एक अनसॉल्व्ड रिडल, एक डोर होता है साइलेंस की तरफ, और साइलेंस सबसे गहरा लॉजिक है। बार्बर का पैराडॉक्स तुमसे एक ही बात कहता है, यू कांट ऑलवेज सॉल्व लाइफ, बट यू कैन सिट विद इट, एंड इन सिटिंग मे बी यूल रियलाइज यू आर नेवर मेंट टू शेव एट ऑल। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे दी ट्विन पैराडॉक्स, जब टाइम प्ले फेवरेट्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा स्पेस दो माइंड को, जहां पैराडॉक्स आंसर नहीं, एक प्रेजेंस बन जाए। रात के इस गहरे समय में जब सब कुछ थोड़ा स्लो हो जाता है, दिल से लेकर धड़कन तक, चलो एक ऐसी कहानी में घुस जाते हैं जो वक्त के साथ खेलती है। एक पैराडॉक्स जो दिखाता है कि समय कभी भी सबके लिए एक सा जैसी चीज नहीं होती। इसका नाम है द ट्विन पैराडॉक्स। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ एक साइंटिफिक रिडल नहीं है, यह तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी यादों और तुम्हारी जिंदगी के मीनिंग तक को क्वेश्चन करता है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल सिचुएशन से। दो जुड़वा भाई, एक जैसे, 1 साल के, एक ही जीन्स, एक ही घर। लेकिन फिर एक दिन एक भाई रॉकेट में बैठता है और स्पेस के किसी कोने में लाइट की स्पीड के करीब घूमता है, तेज, बहुत तेज। दूसरा भाई वहीं रहता है, जमीन पर, अपने नॉर्मल रूटीन में। अब जब स्पेस में घूमता हुआ भाई वापस आता है तो शॉक होता है, वो अब भी जवान है, लेकिन जमीन पर रहने वाला भाई बूढ़ा हो चुका है। कैसे? क्या वक्त उसके साथ चीटिंग कर गया? क्या टाइम ने एक भाई को ज्यादा प्यार दिया? क्या वक्त भी फेवरेटिज्म करता है? इसे कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रियल लाइफ इंप्लीकेशन है। आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। समय एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। वक्त हर किसी के लिए अलग फ्लो करता है। जितनी तेज तुम चलते हो, जितनी ज्यादा ग्रेविटी में हो, उतना स्लो तुम्हारा टाइम गुजरता है। तो जब एक भाई रॉकेट में लाइट के करीब की स्पीड से घूम रहा था तो उसके लिए वक्त धीरे चल रहा था। जमीन पर जो भाई था उसके लिए वक्त नॉर्मल पेस पे चल रहा था। और इस वजह से वक्त ने एक को बूढ़ा बना दिया और दूसरे को यंग रख दिया। एक ही मोमेंट में दोनों के लिए वक्त ने अलग डिसीजन लिया। इसका मतलब टाइम डजंट ट्रीट एवरीवन इक्वली। वक्त सबके लिए एक जैसे नहीं बहता। यह पैराडॉक्स तुमसे कहता है कि समय तुम्हारी रियलिटी नहीं, तुम्हारी मूवमेंट से बनता है। अगर तुम फास्ट चल रहे हो तो तुम्हारे लिए वक्त स्लो है। अगर तुम रुक गए हो तो तुम फास्ट बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। जरा इसे जिंदगी पे अप्लाई करो। जब तुम्हारा दिन स्लो लगता है, क्या तुम एक्चुअली ज्यादा तेज सोच रहे हो? और जब वक्त उड़ता चला जाता है तो क्या तुम ही स्लो हो? शायद वक्त कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। शायद वक्त एक कैनवस है और तुम्हारा माइंड ब्रश है।
पैराडॉक्स ये कहता है दोनों ट्विंस ठीक थे, दोनों ने अपने हिसाब से टाइम महसूस किया, दोनों का वक्त रियल था, और फिर भी दोनों के लिए सच अलग था। एक सच में जवान था, एक सच में बूढ़ा। सोचो, एक रियलिटी में दोनों ब्रदर्स सेम एज के थे, लेकिन जब एक स्पेस से वापस आया वो भूल गया कि जमीन पर वक्त कैसे बहता है। जैसे तुम कभी कभी किसी पुरानी डायरी को खोलो और पाते हो कि तुम बदल गए हो, तुम वो नहीं रहे जो उस पेज पर लिखे गए थे। पैराडॉक्स का असली मीनिंग तब समझ आता है जो मान रहेंगे जब तुम टाइम को एक स्टैटिक लाइन नहीं, एक रिलेटिव रिवर समझने लगते हो, और हर इंसान अपनी स्पीड के हिसाब से उस रिवर में या तो अपस्ट्रीम जा रहा होता है या डाउनस्ट्रीम। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग बुढ़ापे से डरते नहीं, शायद क्योंकि उनका टाइम उनके लिए स्लो चल रहा है, उनका हर दिन लंबे मोमेंट से भरा होता है। और कुछ लोग बिना जिए ही बूढ़े हो जाते हैं, उनके दिन ऐसे निकल जाते हैं जैसे वक्त उनसे दोस्ती नहीं करता। तुम्हारे लिए भी वक्त तब रुकता है जब तुम किसी खूबसूरत मोमेंट में हो, जब तुम किसी की आंखों में खो जाते हो, जब तुम किसी ख्वाब में जी रहे होते हो, और फिर जब तुम ऑफिस की क्लॉक देखते हो वक्त भाग जाता है। ट्विन पैराडॉक्स तुम्हें कहता है वक्त फिजिकल चीज नहीं, वक्त इमोशनल भी है। तुम्हारे इमोशंस डिसाइड करते हैं कि वक्त तुम्हारे लिए कैसे बहता है। जब दर्द होता है तो एक पल लंबा लगता है, जब खुशी होती है तो साल भी पल जैसा लगता है। आइंस्टाइन ने साइंटिफिक टर्म्स में समझाया था, लेकिन तुम इसे दिल से समझ सकते हो। जिंदगी भी एक रॉकेट है। कभी कभी तुम भाग रहे होते हो अपने ड्रीम्स के पीछे, और जब वापस आते हो तो पाते हो कि दुनिया बूढ़ी हो गई है। पुरानी यादें, पुराने दोस्त सब किसी और समय में चले गए, और तुम वक्त के किसी और जोन में जी रहे हो। यही तो पैराडॉक्स है। हर किसी का वक्त अलग है, हर किसी की घड़ी अपनी चाल चलती है, और जब दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं इमोशनली या फिजिकली, उनके बीच का वक्त भी अलग हो जाता है। शायद इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं क्या वो सेम इंसान है जो पहले था? नहीं, वक्त ने उसे बदल दिया, उसका वक्त उसके साथ चला, और तुम्हारा वक्त तुमसे कुछ और करवाता रहा। ट्विन पैराडॉक्स बस एक स्पेस ट्रैवल स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स, यादों और तुम्हारे सेल्फ का साइंस है। सोचो, अगर तुम खुद अपनी पास्ट मेमोरी में जा पाओ और अपने यंगर सेल्फ से मिलो, तो क्या तुम दोनों एक ही वक्त में हो? नहीं, तुम्हारे बीच में वक्त बहता है, और वो बहता हुआ वक्त तुम दोनों को अलग बनाता है। जैसे एक भाई जो स्पेस में गया और एक जो जमीन पर रहा, तुम भी अपने यंगर सेल्फ से डिफरेंट हो। तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, पर तुम्हारे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और समय की स्पीड अलग थी, तो तुम अलग हो। ये पैराडॉक्स तुमसे ये भी कह रहा है कि वक्त कभी भी एक सिंपल चीज नहीं था। वक्त एक इल्यूजन है जो हमने समझने के लिए बनाया है, लेकिन वक्त सच में फ्लो करता है फीलिंग्स के थ्रू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो भाई स्पेस से वापस आया उसके लिए कुछ साल ही बीते थे, लेकिन दुनिया में डिकेड्स निकल गए। तो क्या तुम भी कभी कभी स्पेस ट्रैवलर हो? जब तुम किसी थॉट में खो जाते हो, किसी इमोशन में डूब जाते हो, और फिर वापस आके देखते हो कि दुनिया तुमसे आगे निकल गई है। शायद तुम्हारा दिमाग भी एक स्पेसशिप है, और तुम्हारा टाइम किसी और डिमेंशन में चल रहा है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी मां, तुम्हारा प्यार शायद किसी और समय में जी रहे हैं, और तुम किसी और वक्त में उलझे हो। यह पैराडॉक्स सिर्फ दिखाता नहीं कि वक्त अनफेयर है, यह तुम्हें एक सटल रिमाइंडर देता है कि वक्त से प्यार करो, लेकिन उससे पोजेस मत करो। हर किसी का वक्त उनका अपना है, किसी के वक्त में इंटरफेयर मत करो। कभी कभी बस उनका हाथ पकड़ो और उनके वक्त का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी रिपीट नहीं होता, लेकिन वक्त महसूस होता है। और तुम जब किसी के वक्त का पार्ट बन जाते हो तो तुम उनका प्रेजेंट बन जाते हो, उनकी रियलिटी, उनका मोमेंट। यह पैराडॉक्स तुमसे यही कहता है, समय के साथ मत चलो, समय के अंदर जियो, वही तुम्हारा सही वक्त है। अगला सेगमेंट और भी गहरा जाएगा, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, व्हेन द पास्ट हैज नो बिगिनिंग। लेकिन अभी के लिए
बस इस मोमेंट में रहो, अपने वक्त को महसूस करो और समझो, टाइम डजंट पास, वी पास थ्रू टाइम। क्या तुमने कभी किसी चीज के ओरिजिन के बारे में सोचा है कि कोई आइडिया, कोई मेमोरी, कोई इन्वेंशन आखिर शुरू कहां से हुआ? सोचो जरा, अगर तुम्हें कोई ऐसा गाना याद हो जिसका तुम सोर्स याद नहीं कर पाते, या कोई ऐसी लाइन जो तुम रिपीट करते हो पर पता नहीं चलता कि किसने पहली बार कही थी, तो हो सकता है तुम एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में हो। ये पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल का एक ऐसा लूप है जहां किसी भी चीज का ओरिजिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक कहानी सुनो, धीरे धीरे समझ आएगा। मानो एक आदमी है, नाम लो रवि। रवि एक साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रेवल पे काम कर रहा है। उसे एक दिन एक मिस्टीरियस बुक मिलती है। बुक में एक फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला जो टाइम मशीन बनाना पॉसिबल बना देता है। रवि उस फॉर्मूला के बेस पे एक वर्किंग टाइम मशीन बनाता है और क्यूरियोसिटी में वो पास्ट में चला जाता है, उसी टाइम में जब फॉर्मूला लिखने वाला कोई ऑथर नहीं था। वहां जाकर वो वही बुक एक यंग साइंटिस्ट को दे देता है और फिर वापस फ्यूचर में आ जाता है। वो यंग साइंटिस्ट वही फॉर्मूला से टाइम मशीन बनाता है और उसी बुक को फ्यूचर में ले जाता है जहां रवि उसे पढ़ता है। तो अब सवाल यह है, वो बुक आई कहां से? किसने पहली बार लिखी थी? क्या उसका कोई ऑथर था, या वो बुक हमेशा से ही थी? यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, एक ऐसी टाइम लूप जिसमें कोई ओरिजिन ही नहीं होता। चीजें बस एग्जिस्ट करती हैं बिना किसी स्टार्टिंग पॉइंट के। जैसे कोई ख्वाब जो तुमने देखा हो और फिर किसी और ने भी वही ख्वाब देखा हो, पर दोनों को याद ना हो कि पहली बार किसने देखा था। सोचो, अगर बीटहोवन का म्यूजिक कोई टाइम ट्रैवलर पास्ट में ले जाता और वो पास्ट के बेथोवन को दे देता और बीटहोवन उसे परफॉर्म करता, तो क्या वो म्यूजिक सच में बीटहोवन का हुआ? अगर ओरिजिन लॉस्ट हो जाए तो ओरिजिनलिटी का मतलब क्या बचा? क्या हम सिर्फ एक लूप में जी रहे हैं जहां हर चीज किसी और से कॉपी हो रही है और कोई असली क्रिएटर है ही नहीं? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स तुमसे पूछता है कि क्या तुम्हारी सोच, तुम्हारा एग्जिस्टेंस कहीं किसी और के लूप का हिस्सा तो नहीं? अगर तुम किसी से सुनते हो एक आइडिया और फिर उसे आगे किसी और को बताते हो और वो फिर किसी तरीके से तुम तक वापस आ जाता है, तो क्या तुम क्रिएटर थे या सिर्फ कैरियर? टाइम ट्रैवल की दुनिया में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये बताता है कि कुछ चीजें ओरिजिनलेस हो सकती हैं। कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ इन्वेंशंस शायद वो कभी शुरू ही नहीं हुए थे, वो बस एक सर्कुलर पैटर्न में एग्जिस्ट करते रहे। जिंदगी में भी कभी कभी तुम किसी हैबिट में घुस जाते हो, तुम्हें याद नहीं होता कब शुरू हुई थी, तुम बस उसमें फ्लो करते हो। क्या तुम उस हैबिट के क्रिएटर हो या एक टाइम लूप का पार्ट? पैराडॉक्स तुमसे यह भी कहता है कि जो तुम समझते हो कि बिगिनिंग है, वो शायद इल्यूजन है। शायद कोई फर्स्ट कॉज कभी था ही नहीं। सब कुछ सर्कुलर है, जिंदगी भी। खुद देखो, तुम जन्मे, फिर बड़े हुए, फिर किसी और को जन्म दिया, वो तुम्हारी यादों का हिस्सा बन गया और फिर तुम उसमें खुद को देखते रहे, जैसे तुम एक लूप हो जिसमें तुम अपने ही बचे हुए फ्रैगमेंट्स हो। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक ऐसी साइकिल है जहां इफेक्ट और कॉज दोनों एक ही चीज बन जाते हैं। तुम किसी चीज को इसलिए जानते हो क्योंकि किसी ने तुमसे शेयर की, पर उन्होंने इसलिए शेयर की क्योंकि तुमने उनसे सीखा था फ्यूचर में। कंफ्यूजिंग है? बिल्कुल। लेकिन सोचो जरा, ये पैराडॉक्स सिर्फ टाइम ट्रैवल का पजल नहीं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का भी रिडल है। तुम जैसे हो वो सिर्फ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है या कोई और चीज भी तुम्हारे थॉट्स में दाखिल है? क्या तुमने किसी चीज को जेन्युइनली क्रिएट किया है या तुम सिर्फ किसी और के टाइम लूप का रिफ्लेक्शन हो? और अगर हर क्रिएशन किसी प्रीवियस इंस्पिरेशन से आई है, तो असली क्रिएटर कौन है? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये भी कहता है कि खास रूप कि पास्ट और फ्यूचर के बीच कोई सॉलिड लाइन नहीं होती, दोनों एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। फ्यूचर जाकर पास्ट को इन्फ्लुएंस करता है और पास्ट फ्यूचर को। जब तुम किसी से मिलते हो और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें पहले जानते हो, वो डेजा वू, वो फेमिलियर एनर्जी, शायद वो किसी पास्ट फ्यूचर लूप का पार्ट है जो तुमने कभी जाना नहीं। और जब तुम किसी ख्वाब को बार बार देखते हो, वो भी एक लूप हो सकता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुमसे बातें कर रहा हो पास्ट या फ्यूचर वर्जन के थ्रू।
बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स से एक और बड़ी बात समझ आती है कि तुम अपने थॉट पैटर्न्स के कैद भी हो सकते हो। अगर तुम बार बार वही सोच रहे हो जो किसी और ने सोची थी और फिर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी खुद की सोच है, तो क्या तुम फ्री हो या बस एक सेल्फ कंटेंट टाइम लूप में हो? सोचो जरा, अगर तुम एक बुक लिखो जो तुमने सपने में पढ़ी थी और वो बुक किसी और तक जाए और वो इंसान फिर तुम्हारे सपने में वही बुक लाए, तो किसने लिखी, तुमने या सपने ने? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स तुमसे यह भी कहता है कि हर चीज का लॉजिक से आंसर नहीं होता। कुछ चीजें इरैशनल होती हैं, सर्कुलर होती हैं, सेल्फ रेफरेंसिंग होती हैं, जैसे एक मिरर जो दूसरे मिरर को देख रहा हो और वो रिफ्लेक्शन कभी खत्म ही ना हो। कभी कभी जिंदगी भी वैसे ही लगती है। तुम किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनते हो जिसका एंड तुम्हें याद नहीं होता। तुम एक कहानी जीते हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। और जब तुम क्वेश्चंस पूछते हो, क्या मैं यहां होना चाहता था, तो जवाब आता है, क्या किसी ने तुमसे यह क्वेश्चन पूछा था पहले? मे बी योर थॉट्स वर नेवर योर्स टू बिगिन विथ। मे बी तुम्हारे ख्याल किसी और के थॉट लूप का रिपल है। और अगर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स सच है, तो तुम अपने ही फ्यूचर सेल्फ के क्रिएटर हो। तुम अभी जो कर रहे हो वो तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करेगा और वो फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट का ओरिजिन बनेगा। अजीब है ना? एक साइकिल जिसमें सीड और पेड़ एक ही वक्त में होते हैं। पैराडॉक्स सिर्फ दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। वो तुमसे कहता है कि हर बार किसी चीज का कैसे ढूंढने से पहले कभी कभी उसके क्यों पे भी ध्यान दो। क्यों एग्जिस्ट करता है ये लूप? क्या तुम्हारा माइंड खुद अपना ओरिजिन जनरेट कर रहा है? क्या तुम बस एक थॉट हो जो खुद को सोच रहा है? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स तुमसे यह पूछता है, अगर तुम ही हो अपने क्रिएशन का कॉज, तो तुम कौन हो? जिंदगी का हर दिन एक रिफ्लेक्शन है, एक मेमोरी का एको, एक थॉट का लूप, और उस लूप में तुम खुद ही लिख रहे हो अपनी कहानी, शायद बिना किसी स्टार्टिंग पॉइंट के। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वक्त रुक गया है, जैसे सब कुछ स्थिर हो गया है, जमी हुई तस्वीर बन गया हो, बिल्कुल ना चलने वाला? हवा चल रही है लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। लोग बातें कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज किसी गहरे समुद्र के अंदर से आ रही लगती है। तुम चल रहे हो लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम एक ही जगह पर हो। यह एहसास सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक प्राचीन ग्रीक विरोधाभास से जुड़ा है जिसका नाम है जेनो की तीर। जेनो एक ग्रीक दार्शनिक था जिसके विरोधाभासों ने पूरे लॉजिक और समय के कॉन्सेप्ट को चुनौती दी थी, और उनमें से सबसे अजीब विरोधाभास था जेनो की तीर पैराडॉक्स। सोचो एक तीर के बारे में जो धनुष से छोड़ा गया है। वो तीर हवा में उड़ रहा है अपने लक्ष्य की तरफ, लेकिन जीनो कहता है कि हर एक पल में उस तीर की स्थिति स्थिर है, एक विशेष बिंदु पर। हर एक क्षण को अगर फ्रीज करो तो तीर बस एक स्थिर चित्र है, एक जमी हुई वस्तु। वो चल नहीं रहा, और अगर हर पल में वो स्थिर है तो फिर कैसे संभव है कि वो कभी आगे बढ़े? क्या गति सिर्फ एक भ्रम है? ये विरोधाभास आसान लगता है, लेकिन इसकी गहराई समझने के लिए तुम्हें अपनी सामान्य सोच से परे जाकर सोचना होगा। जीनो कहता है कि गति को समझने के लिए तुम्हें उसे अनंत स्थिर पलों में तोड़ना होगा, और हर एक पल में वह वस्तु कहीं नहीं जा रही होती। तो असल में गति कब होती है? तुम जब किसी वीडियो को पॉज करते हो तो तुम्हें एक स्थिर फ्रेम मिलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन वीडियो का फ्लो वो तो तुम्हारे दिमाग ने जोड़ा ना अखिल। अगर तुम वीडियो के फ्रेम्स को एक एक करके देखो तो तुम्हें कोई गति नहीं दिखेगी। तुम्हें बस एक तस्वीर मिलेगी, फिर दूसरी। पर गति वो तुमने बनाई, तुम्हारे मन ने। जीनो यही कह रहा है कि हर क्षण में जो भी वस्तु है वो एक जगह पर होती है। अगर हर पल में कोई वस्तु स्थिर है तो कुल मिलाकर गति का मतलब ही क्या? सोचो, क्या तुम सच में कभी आगे बढ़ते हो, या बस तुम्हारी स्मृति में तुम्हें लगता है कि तुम चले, जैसे सपने में लगता है कि तुम दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा शारीरिक शरीर कभी चला ही नहीं? जीनो ज़ेरो यह सुझाव देता है कि गति एक अनुभूति है, वास्तविकता नहीं। जैसे एक माया, एक ट्रिक जिसे तुम स्वीकार करते हो
क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें कंटिन्यूटी का भ्रम देता है। गति का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी में जाना, लेकिन अगर तुम हर अवस्था को फ्रीज कर दो तो ट्रांजिशन दिखाई नहीं देता। वो बीच का मूवमेंट कहां गया? जब तुम चल रहे होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अगर तुम अपनी स्थिति को हर मिलीसेकंड में ट्रैक करो तो तुम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर रहे हो, जैसे कोई स्लाइड शो। एक जगह है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और तुम्हारे मन ने उस क्रम को फ्लो में बदल दिया। क्या वास्तविकता भी वैसी ही है? शायद ब्रह्मांड भी सिर्फ स्थिर फ्रेम्स का एक संग्रह है, और चेतना एक प्रोजेक्टर है जो उन्हें प्ले करता है। जीनो ज़ेरो सिर्फ गति के कॉन्सेप्ट को ही नहीं, बल्कि समय और स्थान के कॉन्सेप्ट को भी क्वेश्चन करता है। अगर गति एग्जिस्ट नहीं करती तो समय का क्या मतलब? समय तभी तो अर्थपूर्ण बनता है जब चीजें बदलती हैं। लेकिन अगर हर बदलाव सिर्फ एक भ्रम है तो समय भी भ्रम हुआ। एक मूवी रील में भी समय है, लेकिन वो रील पहले से ही पूरी तरह मौजूद होती है, शुरुआत से अंत तक। तुम बस उसे देख रहे हो, फ्रेम दर फ्रेम। और अगर जिंदगी भी एक ऐसी ही रील है तो क्या तुम उसमें कुछ भी बदल सकते हो? या तुम बस एक दर्शक हो? क्या तुम बस एक तीर हो जो हमेशा से स्थिर था, लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें लगवाती है कि तुम उड़ रहे हो? जीनो के विरोधाभास से एक और अजीब बात निकलती है कि अगर हर क्षण एक स्थिर बिंदु है तो हर निर्णय जो तुम लेते हो वो पहले से ही जमा हुआ है। फ्री विल का क्या हुआ? तुम समझते हो कि तुम चॉइस ले रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी हर अवस्था पूर्व निर्धारित है तो तुम्हारा नियंत्रण भी एक भ्रम है। जैसे तुम्हारा शरीर एक तीर है और तुम्हारा मन उस तीर की उड़ान कल्पना कर रहा है, पर शायद वो तीर कभी उड़ा ही नहीं, बस तुम्हें लग रहा था। यह विरोधाभास तुम्हारे अस्तित्व को भी चुनौती देता है। अगर तुम सिर्फ स्थिर फ्रेम्स का अनुक्रम हो तो तुम कब हो? तुम्हारा वास्तविक क्षण कौन सा है? अभी, या जब तुमने अपना नाम पहली बार सुना था, या जब तुम अपने पहले ख्वाब से जागे थे? जीनो कहता है हर क्षण अपने आप में पूर्ण है और कोई भी क्षण गति नहीं करता, तो तुम भी नहीं करते। तुम बस क्षण हो, स्नैपशॉट्स, और तुम्हारा आई, तुम्हारा स्वयं, बस एक कॉन्टिन्यूइटी का इल्यूजन है। एक तीर जो कभी चला ही नहीं, पर तुम्हें लगता है कि वो उड़ा। शायद इसीलिए कभी कभी हम स्टक महसूस करते हैं, जैसे जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो जीनो का पैराडॉक्स है जो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर एको कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, पर तुम सिर्फ एक जमा हुआ क्षण हो जहां कोई गति नहीं, कोई बदलाव नहीं। जीनो का विरोधाभास विज्ञान के लिए भी एक पजल है। क्वांटम फिजिक्स की कुछ इंटरप्रिटेशंस कहती हैं कि वास्तविकता विशिष्ट है, सतत नहीं। मतलब सब कुछ क्वांटाइज्ड है, जैसे पिक्सेल, एक सीमित संख्या में अवस्थाएं, और गति वो बस उन अवस्थाओं का भ्रम है, जैसे कोई जीआईएफ जो तुम्हारे दिमाग में स्मूथ लगती है, पर असल में वो तड़क भड़क वाली होती है। तुम्हारे हर कदम के बीच में असीम दूरी हो सकती है और तुम्हारा मन उसे भर देता है। जीनो ज़ेरो तुमसे पूछता है कि अगर गति असंभव है तो तुम किस भ्रम में जी रहे हो? तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा पीछे मुड़ना, तुम्हारा कुछ हासिल करना, सब कुछ सिर्फ एक एनिमेटेड फ्रीज फ्रेम है, एक मृग तृष्णा, एक कहानी जो तुमने खुद को सुनाई है। शायद हर क्षण पहले से ही लिखा जा चुका है और तुम्हारा मूवमेंट सिर्फ एक रीडिंग है, एक स्कैन। तुम एक स्टैटिक बीइंग हो जो अपने ही स्थिर क्षणों को स्कैन करता है, जैसे किसी धूल भरी डायरी के पन्ने पलट रहा हो। हर पन्ना स्थिर है, पर तुम्हारा मन उसे पढ़ता है क्रमशः, और तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो। जीनो के विरोधाभास से तुम ये भी सीख सकते हो कि मोशन जरूरी नहीं कि शारीरिक हो। भावना भी गति है, विचार भी चलते हैं, लेकिन अगर जीनो की बात मान लो तो तुम्हारे विचार भी जमे हुए होते हैं। एक क्षण में सिर्फ एक विचार, और उस विचार में कोई गति नहीं। सोचो, क्या तुम्हारे दिमाग में भी कोई तीर है जो रुका हुआ है, लेकिन तुम उसे उड़ता हुआ महसूस करते हो? जीनो ज़ेरो तुमसे यह कहता है कि अगर तुम धीमे हो जाओगे
तो तुम देखोगे कि गति सिर्फ अनुभव है। असल में सब कुछ रुका हुआ है, स्थिर, शांत, जमा हुआ, जैसे तुम्हारा मन एक प्रोजेक्टर हो और सब कुछ तुम्हारे अंदर ही चल रहा हो। बाहर कुछ भी नहीं हिल रहा। तुम हो और तुम्हारे ख्याल, बस वही वास्तविकता है, बाकी सब भ्रम। शायद इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन में कहा जाता है बी स्टिल, ऑब्जर्व, वक्त को रुकने दो। क्योंकि जब तुम गति को हटा देते हो तो तुम जीनों के विरोधाभास के पार चले जाते हो। तुम वास्तविकता को वैसे देखते हो जैसी वो है, शांत, स्थिर, निर्गामी। और उस स्थिरता में तुम्हें अपनी असली पहचान मिलती है, एक तीर जो हमेशा था पर कभी चला नहीं। सोचो जरा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम सपने में हो और तुम्हें यकीन हो कि यह सब सच है, कि यह दुनिया असली है, हर चीज रियल है। फिर सुबह होते ही तुम जागते हो और पता चलता है सब कुछ बस एक सपना था। पर क्या तुम सोच सकते हो कि जो दुनिया तुम आज देख रहे हो, जो जिंदगी तुम जी रहे हो, वो भी शायद एक सपना हो? इस बात पर सोचने से ही दिमाग गोल गोल घूमने लगता है। फिलॉसफी में, जीवन फिलॉसफी में इस आइडिया को कहते हैं ड्रीम आर्ग्यूमेंट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारी रियलिटी को पूरी तरह क्वेश्चन कर देता है। सबसे पहले सोचो, जब तुम सपने देखते हो, वो सपने कभी इतने विविड होते हैं कि तुम उन्हें रियलिटी समझ बैठते हो। तुम जागते नहीं हो, तुम अवेयर नहीं होते हो कि तुम सपने में हो। तुम फील करते हो, सोचते हो, एक्सपीरियंस करते हो, और फिर जब तुम जागते हो तो रियलाइज करते हो कि वो सब कुछ एक इल्यूजन था। तो यह सोचने की बात है, कैसे पता चले कि तुम अभी जाग रहे हो या अभी भी सपने में हो? जो भी तुम देख रहे हो, तुम उस चीज को तब तक रियलिटी मान रहे हो जब तक तुम्हें उसका प्रूफ ना मिले कि वो सपना है। पर प्रूफ की कमी में तुम बस बिलीव करते हो कि तुम जाग रहे हो। अब ये आइडिया काफी डिस्टर्बिंग भी लग सकता है, क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी को एक सपने की तरह समझना शुरू कर दें तो हमारी एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन ही हिल जाती है। फिलोसोफर रीने देकार्ट्स ने भी इस बात को डीपली सोचा था। उन्होंने कहा था, मैं सोच रहा हूं इसीलिए मैं हूं। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि हमारी सेंसेस कभी कभी हमें धोखा देती हैं। जैसे सपने में हमें सब कुछ सच लगता है, वैसे ही हम अपनी सेंसेस पे भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते। सोचो एक बार, जब तुम सपने में हो, तुम देखते हो कि तुम एक पहाड़ पे हो या समुंदर के किनारे। सब कुछ इतना रियल लगता है कि तुम उस मोमेंट को जीने लगते हो। लेकिन वो एक टेम्पररी स्टेट है। जैसे ही तुम जागते हो सब कुछ फेड हो जाता है। अब यह सोचने की बात है, अगर तुम्हारी जिंदगी भी एक सपने की तरह हो तो तुम कब जाओगे जागने? और जागना मतलब क्या होगा? कभी कभी जब हम रात में सोते हैं तो हम सोचते हैं, क्या यह दुनिया एक इन्फिनिट लूप में फंसा हुआ सपना है जहां हम बार बार जी रहे हैं पर असली जगराटा कभी नहीं होती? इस थॉट को समझने के लिए एक एनालॉजी सोचते हैं। तुम एक वीडियो गेम में हो। गेम वर्ल्ड इतना डिटेल्ड है कि तुम उसे अलग नहीं कर सकते। तुम गेम के अंदर सब कुछ कर सकते हो, चलना, बात करना, सीखना, पर तुम गेम के बाहर नहीं जा सकते। तुम गेम की रियलिटी में फंसे हो। अब सोचो कि तुम्हारा पूरा जीवन एक ऐसा ही गेम हो और तुम उस गेम के एक प्लेयर हो जो नहीं जानता कि वो गेम में है। तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस लिमिटेड है उस गेम की दुनिया तक, और जब तुम गेम ओवर होते हो तुम जागते हो, या फिर तुम दूसरे लेवल में एंटर करते हो, या फिर तुम बस एक और सपने में चले जाते हो। द ड्रीम आर्ग्यूमेंटोस हमें यह समझाता है कि हमारी जो रियल दुनिया है वो शायद भी उतनी रियल ना हो जितनी हम समझते हैं, और तुम्हारा दिमाग जो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है वो तुम्हें एक इल्यूजन के जाल में फंसाता है। कभी कभी हम इतना डीपली सपनों में खो जाते हैं कि जब हम जागते हैं तो हमें अपने सपने याद ही नहीं रहते, या फिर वो सपने हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, यादगार लम्हे, पर असली दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं होता। द ड्रीम आर्ग्यूमेंट यह भी बताता है कि हम कभी भी अपनी सेंसेस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसेस हमें हमेशा सच नहीं बताती। कभी कभी वो हमें धोखा देती है, कभी कभी हमारी इमेजिनेशन उन्हें मैनिपुलेट करती है। तो अगर हमारी सेंसेस ही अनरिलायबल हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे पक्का कर सकते हैं? क्या वो सब सच में एग्जिस्ट करता है या सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है? कभी सोचा है कि तुम जिसे मैं कहते हो वो तुम्हारा असली सेल्फ है
या एक सपने का हीरो, और तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे इमोशंस, क्या वो भी बस सपने के कैरेक्टर्स हैं? सोचने की बात है कि हम अपनी जिंदगी में सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, प्यार, दर्द, खुशी, गम, पर शायद ये सब एक सपने के ही टुकड़े हैं जो कभी कभी हमें इतना रियल लगते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। क्या तुमने कभी अपने सपने में अपने आप को देखा है? या कभी ऐसा सपना देखा है जहां तुम जानते हो कि तुम सपने में हो, पर तुम उस सपने को कंट्रोल कर पाते हो? उसका नाम होता है ल्यूसिड ड्रीमिंग। जब तुम अवेयर होते हो कि तुम सपने में हो और तुम अपने सपने के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। ल्यूसिड ड्रीमिंग के एक्सपीरियंसेस तुम्हें एक हिंट देते हैं कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस अपनी रियलिटी को कैसे शेप करता है। और हो सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बड़े ल्यूसिड सपने जैसी हो, जिसमें तुम अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। पर फिर भी यह आइडिया तुम्हें शांत कर सकता है, क्योंकि अगर सब कुछ एक सपना है तो तुम अपने सपने को ब्यूटीफुल बना सकते हो, तुम अपने एक्सपीरियंसेस को शेप कर सकते हो, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। जिंदगी एक सपने जैसी लगती है, कभी लाइट, कभी डार्क, और तुम उस सपने के राइटर हो, डायरेक्टर हो और हीरो भी। द ड्रीम आर्ग्यूमेंट तुमसे पूछता है, अगर सब कुछ सपना है तो तुम अपने सपने को कैसे जीना चाहोगे? कैसे अपने सपने को एक ऐसे सफर में बदलोगे जिसमें तुम खुद को खो ना बैठो, बल्कि खुद को पाओ? और अगर कभी तुम्हें लगे कि यह दुनिया सच नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हारे इमोशन सच हैं, तुम्हारी फीलिंग्स सच हैं, और यही तुम्हारी असली रियलिटी है। सो आज रात जब तुम अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करोगे, तो सोचना, क्या यह दुनिया एक सपना है? और अगर है, तो तुम उस सपने के अंदर क्या देखना चाहोगे? क्या तुम अपनी रियलिटी को बदल सकते हो? और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या तुम अपनी जिंदगी के सपने में हमेशा अवेक रह सकते हो, हमेशा अवेयर? जब तुम अपने सपने में अवेयर हो जाते हो, तभी तो सपना सच में तुम्हारा बन जाता है, और तभी तुम अपनी जिंदगी का रियल मास्टर बन पाते हो। जिंदगी एक स्लीप लूप नहीं है, वो एक कॉन्शियस जर्नी है, और तुम उस जर्नी के गाइड हो।